Assalamu alaikum, Ms. Warda Ali. Welcome to Psychic Learners Academy by Via Baloch. We are starting our lesson 15. Person perception. One person perception is most challenging. तो हम अब देखेंगे कि कब जो है वो person perception सबसे ज़्यादा difficult हो जाती है. हम ये discuss करेंगे किस तरह baby और mature faces जो हैं वो person perception को affect करते हैं और किस तरह हम lies को detect कर सकते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम अपने प्रीवियस जो हमने लेसन पढ़ा है पर्सन परसेप्शन पे, ठीक है, उसको हम जो है वो लिंक करते हैं अपनी इस पर्सन परसेप्शन के साथ. तो जो हमारी पर्सन परसेप्शन होती है वो जब शुरू स्टार्ट की जाती है तो वो कुछ सेलियंट कैटेगरीज की बेसिस पर की जाती है, यानी कि सेक्स, रेस और एज की बेसिस पर जो है ये हमारी कैटेगरीज होती हैं जो इनिशियल एजम्पशंस बनाती हैं किसी भी पर्सन के बारे में. ठीक है, इनिशियल एजम्पशन बना लेते हैं हम किसी की भी सेक्स, रेस और एज की बेसिस पर. ठीक है, और जब हम चाहें उस पर्सन के बारे में मजीद जानना तो हम एडिशनल इंफॉर्मेशन लेते हैं. नॉन वर्बल होती है, वर्बल होती है, वो सारी इंफॉर्मेशन लेकर हम उसका इंप्रेशन बनाते हैं. और हम जो भी हमारे पास नई इंफॉर्मेशन आती है, जो हमारे पहले फर्स्ट इम्प्रेशन या जो इनिशियल इम्प्रेशन हमने बनाया है उसके साथ कंसिस्टेंट होती है नई इंफॉर्मेशन, तो उसको हम एक्सेप्ट करते हैं, उसको हम लेकर चलते हैं साथ. और वो इंफॉर्मेशन जो इनकंसिस्टेंट होती है उसको हम इग्नोर कर देते हैं. ठीक है, अब जो भी हम इंफॉर्मेशन लेते हैं, जब भी हम किसी पर्सन को परसीव करते हैं तो हम कैटेगरीज की फॉर्म में करते हैं, इन इंस्टेंसेस की फॉर्म में करते हैं, एक कंप्लीट इंडिविजुअल की फॉर्म में नहीं करते. ठीक है, अब जैसे कि हमारी जो वर्बल इंफॉर्मेशन है, ठीक है, यानी कि हमारे जो बिहेवियर्स हैं, जो हमारे वर्बल इंफॉर्मेशन है, कभी कभार हमारी ये जो कैटेगरी बेस्ड एजम्पशंस होती हैं इनको कंप्लीटली खत्म कर देती है. खत्म तब करती है जब परसीवर जो है वो एक कंप्लीट इंडिविजुअल का इंप्रेशन देना चाह रहा हो. ठीक है, मतलब एक परसीवर जो है वो कंप्लीट इंडिविजुअल का इंप्रेशन देना चाह रहा है, वो कैटेगरी या इंस्टेंसेस नहीं लेना चाह रहा, तो तब जो है वो वर्बल इंफॉर्मेशन उसकी कैटेगरी बेस्ड एजम्पशन को बिल्कुल खत्म कर देती है. कुछ वर्बल इंफॉर्मेशन होती है जैसे कि इंडिविजुअल के बिहेवियर्स होते हैं, किस तरह इंडिविजुअल बिहेव करते हैं, वो हमें बताती है कि हम ट्रेट की इन्फ्लुएंसेस करें, यानी कि एक पर्सन के अंदर क्या क्या ट्रेट्स हैं वो हम इंडिविजुअल के बिहेवियर से इन्फर करते हैं. ठीक है, नॉन वर्बल इंफॉर्मेशन में भी हम जो है वो इम्प्रेशन बनाते हैं, इससे भी इम्प्रेशन बनता है. ठीक है, जैसे कि किसी के अट्रैक्टिव फेस से, हाई पिच्ड वॉइसेस से, किस तरह वो चलते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, ये सारी जो नॉन वर्बल इंफॉर्मेशन है ये भी हमारी इम्प्रेशन में काफी जो है वो रोल प्ले करती है. उसके बाद हम पर्सन परसेप्शन में एक्यूरेसी की बात करते हैं. तो एक्यूरेसी जो है वो एक एग्रीमेंट की तरह होता है परसीवर के दरमियान और जो उसने टारगेट परसेप्शन करनी है उसके दरमियान एग्रीमेंट हो सकता है. वो एग्रीमेंट दो परसीवर्स के दरमियान हो सकता है. वो एग्रीमेंट एक परसीवर के इम्प्रेशन और किस तरह वो फ्यूचर किसी भी पर्सन का जो टारगेट पर्सन है उसके फ्यूचर बिहेवियर को किस तरह प्रिडिक्ट करता है, इसके में भी जो है वो एग्रीमेंट हो सकता है. किसी भी मैयर से परसीवर जो है वो एक्यूरेटली मैयर कर सकता है उन ट्रेड्स को जो हर पर्सन में डिफरेंट है एज कंपेयर टू वो ट्रेड्स जो हर किसी में सिमिलर है. ठीक है, इस बिलीफ से ऑपोजिट जाएं तो हम ये देखते हैं, मतलब अगर इस बिलीफ के हम ऑपोजिट बात करें तो जो एक्यूरेसी है वो मतलब बहुत अरसे से जानना उस उससे इम्प्रूव नहीं होती. आप किसी पर्सन को बहुत अरसे से जानते हैं तो वो आपकी एक्यूरेसी को इम्प्रूव नहीं करती. ठीक है, अब पर्सन परसेप्शन हम वर्बल इंफॉर्मेशन से बात करें तो इसमें काफी सारी बाइसनेस आ जाती है. जब हम जो है वो परसीव करना चाहते हैं, ठीक है, जब हमने किसी को परसीव करना होता है, किसी के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी होती है, उसका इंप्रेशन बनाना होता है, तो हम ये करते हैं कि हमारे पास जो इनिशियल इंफॉर्मेशन आ जाती है वो हम उसी को ले लेते हैं और वो ही इम्प्रेशन बनाते हैं और वो सब्सिक्वेंट ट्रेड्स को इफेक्ट कर देती है. यानी कि जो इनिशियल ट्रेड है, ठीक है, वो सब्सिक्वेंट ट्रेड का मीनिंग चेंज कर देती है. जो हमने फर्स्ट इम्प्रेशन बनाया वो ही, फॉर एग्जांपल फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, जो हमारे पास इनिशियल ट्रेट आई उसने हमारे सब्सिक्वेंट ट्रेट का मीनिंग चेंज कर दिया. क्यों? क्योंकि परसीवर ने डिफरेंट स्ट्रेटजीज यूज की
ठीक है। यानी कि इनिशियल ट्रेट हमने किस तरह बनाई, हमारा जो फाइनल इंप्रेशन बना था, ठीक है, जो हमने फाइनल इंप्रेशन बनाया था इनिशियल ट्रेट ने उसको इफेक्ट किया एज कंपेयर टू सब्सिक्वेंट ट्रेट। यानी कि जो इनिशियल ट्रेट थी हमारे पास उसने हमारे फाइनल इंप्रेशन को अफेक्ट किया, ठीक है, और उस इनिशियल ट्रेट ने फिर सब्सिक्वेंट ट्रेट को चेंज कर दिया, उसके मीनिंग को चेंज कर दिया, क्योंकि परसीवर ने इतनी इफेक्टिव स्ट्रेटजीज यूज की कि जो इनकंसिस्टेंट इंफॉर्मेशन भी आ रही थी इनिशियल इंप्रेशन से, उसे इस तरह इंटरप्रेट किया कि वो हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो कंसिस्टेंट आना शुरू हो गई, ठीक है। परसीवर्स जो हैं वो इम्प्लिसिट पर्सनालिटी थ्योरी से भी बाइस होते हैं, यानी कि उनका ये मानना है कि अगर हम एक पर्सन के बारे में एक चीज जान लें, ठीक है, तो हम उसके बाकी भी जो फैक्ट करेक्टर्स हैं, बाकी भी जो उस पर्सन के करेक्टर के फेसेट्स हैं, उनको हम उससे जो है वो इन्फर कर सकते हैं। अब हम जब पर्सन के इमोशंस को परसीव करते हैं तो हम नॉन नॉन वर्बल इंफॉर्मेशन जो है वो ले रहे होते हैं, ठीक है, और ये लेना बहुत डिफिकल्ट है। कुछ यूनिवर्सल इमोशंस होते हैं मगर मोस्टली इमोशंस जो हैं वो अक्रॉस कल्चर्स डिफर करते हैं, उनके डिस्प्ले रूल्स जो हैं वो डिफरेंशिएट करते हैं। लाइक हमारा हमारा जो लोकल नॉलेज है, यानी कि जिस जगह पर आप रह रहे हैं उस कल्चर का आपका जो लोकल डिस्प्ले रूल है, अगर आपको उस चीज की नॉलेज है तो आप किसी भी टारगेट पर्सन, उस जगह के टारगेट पर्सन के इमोशंस को डिकोड कर सकते हैं, उन्हें इंटरप्रेट कर सकते हैं। मगर अगर ऐसा है कि एक पर्सन जो है वो अच्छे से फेक कर सकता है, यानी कि अपने फेशियल एक्सप्रेशंस को छुपा सकता है, अपने नॉन वर्बल क्यूज को छुपा सकता है, तो वो परसीवर को मिसलीड कर देता है। अब वुमेन्स, ये कहा जाता है कि वुमेन्स जो हैं वो जो इमोशंस के क्यूज होते हैं, इमोशंस हमें जो क्यूज देते हैं उनको ज्यादा अच्छा समझ लेती हैं एज कम्पेयर टू मैन, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि कौन सी चीजें जो है वो मोस्ट चैलेंजिंग होती हैं। तो पर्सन परसेप्शन जो है वो तभी होता है जब सोशल इंटरेक्शन हो, ठीक है, हर किस्म का सोशल इंटरेक्शन में पर्सन परसेप्शन होती है। अब वो पर्सन परसेप्शन वर्क पर भी हो सकती है, पॉलिटिक्स, पेशेंट डॉक्टर रिलेशनशिप में, रोमांटिक अटैचमेंट में, लीगल डिसीजंस में, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में, जो है हर जगह पर सोशल जितने भी इंटरेक्शंस हैं वहां पर पर्सन परसेप्शन यूज की जाती है। ये तब यूज की मतलब पर्सन परसेप्शन सबसे ज्यादा ट्रिकी और चैलेंजिंग होती है दो तरह के मौकों पर। एक तो तब जब आप बेबी फेसेस को परसीव करें, और दूसरा जब आप लाइस को डिटेक्ट करना चाहें, ठीक है। अब बेबी फेसेस को परसीव करना सबसे मुश्किल चीज है, ठीक है, क्योंकि इस केस में जब हम किसी भी अट्रैक्टिव किसी भी पर्सन का एक अट्रैक्टिव करेक्टरिस्टिक देख लेते हैं तो हम ऑब्जेक्टिवली काम नहीं कर सकते, ठीक है। सिमिलरली कुछ लोगों के लिए जिनके जिनके लिए हम सिंपैथेटिक होते हैं, जिनके लिए लाइक फॉर एग्जांपल हैंडीकैप्ड हैं, उनके लिए हम सिंपैथी फील करते हैं, तो उनसे उनको हम वैसे परसीव नहीं कर सकते ऑब्जेक्टिवली, ठीक है। तो जो बेबी फेस लोग होते हैं सबसे ज्यादा चैलेंजिंग उनको परसीव करना होता है उसमें, क्योंकि हम उनको कंसीडर करते हैं कि वो बिल्कुल जैसे वो बेबी फेस्ड हैं, यानी कि हम उन्हें बेबीज ही कंसीडर करते हैं, हम उनको डिपेंडेंट और फ्रेजाइल समझते हैं, ठीक है। और ये कहा जाता है कि ह्यूमन बीइंग जो है मतलब एवोल्यूशनरी हिस्ट्री में जिस तरह बेबीज को ट्रीट किया जाता है, बेबी फेस्ड पर्सन्स को भी उसी तरह ट्रीट किया जाता है। और बेबी फेस्ड किस तरह के होते हैं कि उनकी लार्ज आईज होती हैं, स्मॉल चिन, थिन आईब्रोज एंड स्मॉल नोज, इस तरह के जो पर्सन्स हैं उनको एक्सप्लेन किया जाता है बेबी फेस्ड की तरह, ठीक है। अब फेशियल फीचर्स की स्टेबिलिटी की बात करते हैं। तो जैब्रोविट्स और मेंटेपेरे ने ये फाउंड किया था कि जो एडल्ट परसीवर्स हैं, ठीक है, वो एडल्ट परसीवर्स जो हैं वो एग्री करते हैं, मतलब वो परफेक्टली उन्हें जो है वो मतलब उन्होंने आइडेंटिफाई किया बेबी फेस पर्सन्स को और मेच्योर फेस पर्सन्स को। उन्हें 6 एज ग्रुप्स की फोटोग्राफ्स दिखाई गई, ठीक है, और उन्होंने आइडेंटिफाई किया बेबी फेस पर्सन्स को और मेच्योर फेस पर्सन्स को, ठीक है। उसके बाद
वो लोग जिनके बेबी फेसेस होते हैं, ठीक है, उनके इमेच्योर फेशियल फीचर्स होते हैं। वो बेशक एक एज ग्रुप से अपने नेक्स्ट एज ग्रुप में चले जाएं, उनके बेबी फेसेस, उनके फेशियल फीचर्स वैसे ही रहते हैं, ठीक है। और ज़ेब्रोविट्स ने ये बताया कि जो परसेप्शन है उन लोगों की जिनके बेबी और मेच्योर फेसेस होते हैं, वो सालों तक स्टेबल रहते हैं, ठीक है। यानी कि वो वुमेन्स जो कि बेबी फेसेस रिटेन करती हैं, उनका हाई स्कूल से अपनी 30 की एज तक उनका जो बेबी फेस है वो रिटेन रहता है। दोनों सेक्सेस के लिए बेबी फेस एट एज ऑफ 30, ठीक है, मतलब अगर 30 की एज पर उनका बेबी फेस है तो वो ये चीज प्रिडिक्ट नहीं करता कि 50 तक भी उनका बेबी फेस ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद बात आती है कि बेबी फेस्ड जितने भी हैं उनकी जो ट्रेड्स एज्यूम की जाती हैं वो खुद भी अपने आप को वैसा ही समझते हैं, ठीक है। इसी से कंसिस्टेंट एक स्टडी की गई जो कि रिसर्चर्स बैरी और ब्रॉनलो ने की, ठीक है। इन्होंने ये कहा कि जो बेबी फेस्ड वुमेन्स हैं वो अपने आप को इस तरह के टास्क देती हैं जिनके अंदर स्ट्रेंथ जो है वो कम से कम यूज की जाए, ठीक है। बेबी फेस्ड को परसीव किया जाता है, उनकी पॉजिटिव ट्रेट्स उनमें ये परसीव की जाती हैं कि उनमें वार्मथ होती है, वो ट्रस्टवर्दी होते हैं, और ये जो करेक्टरिस्टिक्स है उनके, या जो ये उनकी ट्रेट्स हैं जिन्हें परसीव किया जाता है, ये डिफरेंट कल्चर्स में भी यही परसीव किया जाता है। एक स्टडी है जिसने ये शो किया कि जो बेबी फेस्ड हैं उन्हें वीक और नाइफ समझा जाता है, बट इंटरपर्सनली वो वार्म और डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। इसके अब पॉजिटिव और नेगेटिव कंसिक्वेंसेस दोनों हैं, ठीक है। इन पर्सन्स को जिनके बेबी फेसेस होते हैं, ठीक है, मीडिया में, लीगल सिस्टम, वर्क पर जब जाते हैं, या इंटरपर्सनल अट्रैक्शंस की जब बात करते हैं, तो इन सब में बेबी फेस्ड जो पीपल होते हैं वो सबसे ज्यादा अफेक्ट होते हैं। इंटरपर्सनल इंटरेक्शंस की बात करें तो वो लोग जो कि बेबी फेस्ड होते हैं उनके साथ बिहेव करना, उनके साथ बात करना, सब जो है वो मुख्तलिफ होता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल पर्सन, ठीक है। लोग उन्हें बिल्कुल जो है वो चिल्ड्रंस की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो समझते हैं कि उनकी मतलब जैसे हम बेबीज से या चिल्ड्रन से जो है वो ट्रीट करते हैं कि वो कॉग्निटिवली इमेच्योर हैं, इसी तरह हम बेबी फेस्ड वालों को भी डील करते हैं। हम उनके साथ क्लियरली बोलते हैं, उनके साथ स्लोली बात करते हैं, ठीक है, ताकि वो समझ जाएं, क्योंकि हमें ये लगता है कि वो अभी भी कॉग्निटिवली इमेच्योर है। तो एक स्टडी की गई जिसमें टीचर्स को जो है, टीचर्स ने प्री स्कूलर्स को 2 कॉम्प्लिकेटेड टास्क दिए। कुछ स्टूडेंट्स को जो है वो पिक्चर्स दी गई बेबी फेस्ड प्री स्कूलर्स की, मतलब कुछ प्री स्कूलर्स को बेबी फेस्ड जो है वो पिक्चर्स दी गई, और कुछ को मेच्योर फेसेस। तो जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुआ टीचर्स और स्टूडेंट्स के दरमियान, उसको रिकॉर्ड किया गया, और ये देखा गया कि वो स्टूडेंट्स जिनको जो है वो जो कि बेबी फेस्ड थे, ठीक है, टीचर्स ने उनको ज्यादा अटेंशन दी, उनको ज्यादा क्लैरिफाई किया, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं जो परसेप्शंस हैं अबाउट ट्रेड्स, ठीक है। एज अब एडल्ट्स ये जूम करते हैं कि जो बेबी फेस्ड हैं वो ऑनेस्ट होते हैं, ठीक है, बट इंटेलेक्चुअली वो इंटेलेक्चुअली जो है वो कम कॉम्पिटेंट होते हैं, ठीक है, वो इतने ज्यादा कॉम्पिटेंट नहीं होते। तो जो एक स्टडी की गई जिसमें वीडियो टेप्स 150 टीवी कमर्शियल्स की वीडियो टेप्स देखी गई, ठीक है, डिफरेंट टाइम स्लॉट्स में, इवनिंग, मॉर्निंग में, ठीक है, और आफ्टरनून में। तो ये देखा गया कि जो बेबी फेस्ड हैं उनको ज्यादातर ऐसी कमर्शियल्स में कास्ट किया जाता है जिसमें ट्रस्ट पर ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई हो, और जो मेच्योर फेसेस हैं उनको ऐसी कमर्शियल्स में जो है वो लिया जाता है जिनमें एक्सपर्टीज पर एम्फसाइज करना हो। उसके बाद हम जॉब्स की बात करते हैं, उनमें कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो जो एक और इम्पॉर्टेंट कंसिक्वेंस है वो बेबी फेसेस वालों को जो है वो हैंडल करना पड़ता है। वो जब जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं तो वो जॉब्स जिनके अंदर लीडरशिप की ज़रूरत होती है, ठीक है, या जिनमें कॉम्पिटेंस की ज़रूरत होती है, उनमें जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस उन्हें हायर नहीं करती, उनको ऐसी जो है वो रोल्स नहीं देते, ठीक है।
अब एक स्टडी की गई जिसमें ये देखा गया कि किस तरह हमारे फेशियल फीचर्स जो हैं वो हमारी हायरिंग को इन्फ्लुएंस करती हैं। तो कॉलेज जितने भी कॉलेज स्टूडेंट्स थे उनके रिज्यूम्स के साथ उनके डेमोग्राफिक एकेडमिक डिटेल्स दी गई और साथ उनकी फोटोग्राफ्स भी लगाई गई। ठीक है। अब जो फोटोग्राफ्स में बेबी फेसेस और मेच्योर फेसेस दोनों की जो है वो पिक्चर्स लगाई गई। तो जो अब वो दोनों फेसेस जो हैं, जितनी भी फोटोग्राफ्स थी वो फेसेस जो हैं वो अट्रैक्टिव थे, वो चाहे बेबी फेस्ड हो या मेच्योर फेस हो। तो वो जो ज्यादातर और हायर करना था डे केयर सेंटर के लिए, टीचर या डायरेक्टर हायर करना था। तो जो बेबी फेस थे उनको सिलेक्ट किया गया टीचिंग की जॉब के लिए, और जो मेच्योर फेसेस थे उनको डायरेक्टर के लिए जो है वो चूज किया गया। तो ये देखा गया कि जो बेबी फेस्ड इंडिविजुअल्स हैं उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। ठीक है। जिस तरह रेस और सेक्स की बेसिस पर जो है वो डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, इस तरह ये फेसेस के ऊपर भी डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। और ये पता लगा कि फेसेस की बेस पर जो है वो डिसीजन लिया गया, हायर किया गया, ना कि रिज्यूम की बेस पर। ठीक है। उसके बाद बात की जाती है डबल स्टैंडर्ड ऑफ जस्टिस। रिसर्च ये बताती है कि जो बेबी फेसेस होते हैं उनको समझा जाता है कि वो इंटेंशनल हार्म नहीं कर सकते, उनको समझा जाता है कि वो निग्लिजेंट हार्म कर सकते हैं, यानी कि एक ऐसा हार्म जो केयरलेसनेस की वजह से हो जाता है। ठीक है। तो इसको समराइज करने के लिए बेबी फेस को परसीव किया जाता है कि वो जितने भी इंटरपर्सनल इंटरेक्शंस होते हैं, क्योंकि जो बेबीज होते हैं वो उन्हें प्रोटेक्शन चाहिए होती है, तो परसीवर ये एज्यूम करते हैं कि वो एडल्ट्स जिनके बेबी फेसेस होते हैं उनको भी वो उसी तरह ट्रीट करते हैं जिस तरह वो चाइल्ड्स को ट्रीट करते हैं। ठीक है। डिफरेंट कल्चर्स में, डिफरेंट लाइफ स्पैन में उनको इजीली आइडेंटिफाई किया जाता है। उनको समझा जाता है कि वो वार्म है, अप्रोचेबल हैं, बट वो वीक और इनकॉम्पिटेंट हैं। ठीक है। और उनको जो है वो जो है वो ऐसा हार्म नहीं कर सकते जो कि जो है वो इंटेंशनल हो, वो निग्लिजेंट हार्म कर सकते हैं। तो जब भी ऐसा कोई केस हो जिसमें बेबी फेस्ड हों प्यूपिल्स, तो अवॉइड किया जाता है कि उनको मतलब उनके लिए डिफेंडेंट की तो उन्हें डिफेंडेंट समझा जाता है, उन्हें समझा जाता है कि वो ऐसा काम नहीं कर सकते, वो इंटेंशनल हार्म नहीं कर सकते, तो इस बात पर उन्हें छोड़ दिया जाता है बिकॉज ऑफ देयर बेबी फेस। ठीक है। उसके बाद हम डिटेक्टिंग लाइज की बात करते हैं। मतलब किसी भी बिजनेस डील का, किसी भी रिलेशनशिप का, किसी भी इंटरनेशनल ट्रेड का, मर्डर ट्रायल का, ये सब डिपेंड करता है कि किस तरह परसीवर जो है वो दूसरे पर्सन को बिलीव करता है कि वो ट्रुथ बता रहा है या नहीं, और इस चीज की सक्सेस और फेलियर भी इसी चीज पर डिपेंड करता है। अगर हम डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो सबसे ज्यादा जो स्किलफुल डिसीवर है वो ह्यूमन बीइंग है। ठीक है। और जो है वो लव एंड वार में जो है वो डिसीव करता है, और हमेशा अपने आप को वाइट लाइज में इंडल्ज ही रखता है। लोग जो हैं वो झूठ क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो समझते हैं कि उसको उनको इससे बेनिफिट मिलता है। ठीक है। अब लाइन जो है वो सक्सेसफुल क्यों होती है? परसीवर्स जो हैं उनके अंदर एक ट्रुथफुलनेस बाइस होती है। ठीक है। परसीवर्स के अंदर ट्रुथफुलनेस बाइस होती है, यानी कि वो ये समझते हैं, मतलब वो परसीवर्स इस तरह के होते हैं कि वो ये समझते हैं कि जो भी दूसरा पर्सन है वो सच बता रहा है। ठीक है। और ज्यादातर बिहेवियर्स जो हैं उनको एक्सेप्ट किया जाता है क्योंकि उनके फेस जो है उसको ज्यादा वैल्यू दी जाती है। और जो पर्सन जो परसीवर हैं वो अपनी फीलिंग्स के अकॉर्डिंग जो है वो मतलब यानी कि वो किसी को हर्ट नहीं करना चाह रहे होते, तो वो जो है वो डाउट नहीं करते। उसके बाद आ जाती है एक्यूरेसी इन जजमेंट। अब जजमेंट में किस तरह एक्यूरेसी आ सकती है? तो वो लोग जो कि मल्टीपल, मतलब वो लोग जो कि बहुत ज्यादा कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है। यानी कि उनका लार्ज सोशल सर्कल है, तो वो इमोशंस को अच्छी तरह और एक्यूरेटली जज कर लेते हैं। उसके बाद जो नॉन वर्बल लिंकेजेस हैं, यानी कि जो हमारे नॉन वर्बल चैनल्स हैं वो हमारे ट्रू इमोशंस को जो है वो शो कर देते हैं। उसके बाद जो हमारी बॉडी है, हमारा फेस है, वो हमारी डिसेप्शन को रिवील करता है।
कभी कभार हमारे वर्बल चैनल्स भी काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल होते हैं। लाइन में जो सबसे ज़्यादा चीज़ें की जाती हैं वो लायर्स जो हैं वो अपनी आंखें ब्लिंक करते हैं, हेजिटेट करते हैं, स्पीच एरर्स बहुत ज़्यादा करते हैं, उनकी पिच जो है वो बहुत ज़्यादा, वॉइस पिच काफ़ी हाई होती है और उनके प्यूपिल्स जो हैं वो ज़्यादा डायलेट होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो टेबल 1 to 4 है, जहाँ हम ये टेबल्स देखेंगे, डिस्क्राइब करते हैं कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ क्लूज हैं जो कि हम यूज कर सकते हैं डिटेक्ट को लाई करने के लिए। जो नेगेटिव स्टेटमेंट्स हैं, इररेलेवेंट स्टेटमेंट्स हैं, जनरलाइजिंग हैं, डिस्टेंसिंग है, यानी एक पर्सन का कितना डिस्टेंस है, किस तरह वो बात को जनरलाइज कर रहा है, इररेलेवेंट स्टेटमेंट्स दे रहा है, नेगेटिव स्टेटमेंट्स दे रहा है, तो ये क्यू है कि वो डिसीव कर रहा है। ठीक है, उसके बाद बात आती है क्यूज टू डिसेप्शन, जो हमारे वोकल क्यूज हैं, जैसे कि वोकल क्यूज में हेजिटेशन आ जाती है, हाई पिच है, स्पीच एरर है, डिले बिफोर स्पीकिंग और स्पीकिंग स्लोली, लेंथ ऑफ स्पीकिंग, ये सारी चीज़ें जो हैं ये भी डिसेप्शन को शो करती हैं। उसके बाद क्यूज टू डिसेप्शन, मेस्कुलिनियस क्यूज जो होते हैं, यानी कि डिस्क्रिपेंसीज और प्लानिंग टाइम और सीम रिहर्स्ड, ये सारी चीज़ें जो हैं ये भी शो करती हैं। उसके बाद जो है अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी लैब की बात कर लेते हैं। तो मार्क ट्वेन कहता है कि हमें हमेशा ट्रुथ बोलना चाहिए, ठीक है, बताना चाहिए, तो फिर हमें कोई भी चीज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, पॉला डी पॉला लेइंग फिगर्स के अकॉर्डिंग एक वीक पर्सन, मतलब एक हफ्ते में पर्सन जो है वो 10 लाइज ऑन एवरेज बोलता है। ठीक है, और 1/3 पर्सन से जिनसे वो इंटरेक्ट करता है वो उनके साथ झूठ बोलता है। वो लोग जो ज्यादा सोशलेबल होते हैं वो मैनिपुलेटिव भी होते हैं और वो अपने फेवरेबल सेल्फ इम्प्रेशन क्रिएट करने के लिए जो है वो ज्यादातर झूठ बोलते हैं। अब यहाँ पर आप कोई जो है वो आप खुद को एनालाइज करें कि आप कब झूठ बोलते हैं और आप कब कैसे उसको छुपाते हैं और कौन से क्यूज हैं आप जो यूज करते हैं जब आप अपनी रोजमर्रा जिंदगी में झूठ बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम किस तरह एक लाय को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो एक स्टडी ने ये फाउंड किया कि जो इनएक्यूरेट जजेस हैं, जो कि 30% हैं, ठीक है, वो वर्बल क्यूज पर फोकस करते हैं, और जो एक्यूरेट जजेस हैं जो कि 80% या उससे ज्यादा हैं वो फोकस करते हैं नॉन वर्बल क्यूज पर। तो हम जो है वो लोगों को इजीली रिसीव कर सकते हैं जब हम उनके साथ डिस्कशन कर रहे होते हैं। नॉन वर्बल क्यूज जो हैं वो सबसे ज्यादा बिगेस्ट मिस्टेक ये होती है कि हम उनके ज्यादातर जो एम्फोसिस है वो फेस पर दे देते हैं। ठीक है, यानी कि नॉन वर्बल क्यूज में अगर हम बात करें तो हम जब भी हमने लाई जो है उसको डिटेक्ट करना हो तो हम ज्यादा एम्फोसिस फेस पर दे देते हैं, जो कि हमारी सबसे ज्यादा बड़ी मिस्टेक होती है। और एक स्टडी में ये बताया गया कि फीमेल नर्सेस थी, ठीक है, और उन्हें प्लेजेंट्स और डिस्गस्टिंग शॉर्ट फिल्म्स दिखाई गई और उन्हें ये बताया गया कि वो अपनी ऑनेस्ट फीलिंग्स भी बता सकती हैं और अपनी फीलिंग्स को छुपा भी सकती हैं। अब वहां पर हिडन कैमरास रखे गए ताकि उनके फेसेस और उनके बॉडी लैंग्वेज बिहेवियर पर फोकस किया जा सके। उन टेप्स को जब जजेस ने देखा तो ये रिजल्ट्स ने ये शो किया कि वो जजेस जिन्होंने बॉडी मूवमेंट पर फोकस किया था, यानी कि फिजिटिंग फिंगर्स, शिफ्ट्स ऑफ बॉडी, इन सब पर फोकस किया, वो ज्यादा अच्छी तरह लाइज को डिटेक्ट कर सके। तो इससे ये भी कंक्लूड किया जाता है कि वो लोग जो लाई करते हैं वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनको उससे लगता है कि उन्हें बेनिफिट मिलेगा। जो लायर्स होते हैं वो अपनी लाइन से गेन हासिल करते हैं और उनको उनका जो लाई है वो डिटेक्ट करना इजी होता है। लाई डिटेक्शन जो है उनका जो है वो लाई डिटेक्शन ज्यादा एक्यूरेट होता है। परसीवर्स जो मोस्टली रिलाई करते हैं ऐसी चीजों पर जो कि हेल्पफुल नहीं होती, ऐसे क्यूज पर जो कि हमें लाई डिटेक्ट करने में हेल्पफुल बिल्कुल भी नहीं होती, और उन चीजों को इग्नोर कर देते हैं जो कि हेल्पफुल होती हैं। जो सबसे फ्रिक्वेंटली यूज किया जाता है वो ऑनेस्ट फेस है, यानी कि हमारा जो फेस है उसको मोस्टली यूज किया जाता है लाई डिटेक्शन के लिए, जबकि वो मोस्टली जो है वो अनयूजफुल होता है
वो हमारे लिए यूजफुल नहीं होता, ठीक है। और एक दूसरा जो चीज होती है वो होती है एक्सपेक्टेंसी वायलेशन। जब भी हमारी एक्सपेक्टेंसीज जो है वो हमारे कल्चर से डिफर करती हैं, तो मतलब हर कल्चर के अंदर जो एक्सपेक्टेंसीज हैं वो डिफरेंशिएट करती हैं, ठीक है। तो एक कल्चर में जो है वो लाई को डिटेक्ट करना और होगा, दूसरे कल्चर में जो है वो डिफरेंट होगा। और कुछ कल्चर्स में जो है वो डिसेप्शन जो है वो बहुत आसान, मतलब बहुत अच्छे से डिसीव कर लेते होंगे या लाइज को बता लेते होंगे, ठीक है, मतलब झूठ बहुत अच्छे से बोल लेते होंगे। तो हर अक्रॉस कल्चर्स में अगर हम लाई डिटेक्शन की बात करें तो वही बहुत डिफिकल्ट चीज़ है। तो यहाँ पर हमारा लेसन एंड होता है। थैंक यू सो मच।